हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो नीट फाइटर्स यार। आज बात करने वाले हैं आपके फेवरेट और नीट के फेवरेट बेहतरीन टॉपिक की, दैट इज सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बहुत आसान माना जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आज, उनके सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हर टाइप का क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर की मास्टरी आपके पास हो जाएगी और हर टाइप का क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में सॉल्व करके आने वाले हो। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीख रहा है बॉस। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बड़ा बढ़िया वाला लिया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर से लिया है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो क्लियरली उसने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईबी, ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईसी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए यार सर ये आईबी क्या है। इस क्वेश्चन को ना आराम से देखते जाना, मतलब मजा आ जाएगा कंसेप्ट सीखने के लिए। ओके, आईबी को बोलते हैं दोस्तों बेस करंट। दिस इज योर बेस करंट। आपको बताया एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये सर्किट है, ये कॉमन इमीटर वाला केस है। देख सकते हो एरो इमीटर यहाँ पे है, कॉमनली यहाँ पे ग्राउंड पे उसको ग्राउंडेड किया गया है, कॉमन इमीटर का केस है। आप अगर इस सर्किट को ध्यान से देखो, ये वाली जो ब्रांच है ये इनपुट वाली है, वी आई लिखा है, मतलब इनपुट वोल्टेज, इनपुट दिया जाता है बेस रीजन पे। आपको पता है ना एनपीएन ट्रांजिस्टर ऐसे बनाते थे हम लोग, ध्यान से देखो, ये एन है, पी है, एन है, ठीक है। एन पे इधर होगा इमीटर, इधर होगा कलेक्टर, इधर होगा बेस। याद आ गया होगा थोड़ी सी शकल, आपने ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है, बस मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट मेथड किस तरीके से सॉल्व करके आओगे, टिपिकल से सर्किट को भी इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक बेस रीजन होता है, एक इमीटर होता है और एक कलेक्टर होता है, ठीक है। बेस इमीटर में जो करंट होती है उसको आई ई बोलते हैं, इमीटर रीजन की करंट, और बेस से जो करंट जाती है उसको आई बी यानी बेस करंट बोलते हैं। कलेक्टर से जो जाती है उसको आईसी यानी कलेक्टर करंट बोलते हैं। मतलब आईसी क्या है यहाँ पे, ये होगी बेस करंट, दिस इज योर कलेक्टर करंट, ठीक है। एंड बीटा क्या है सर, जब भी कभी दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा फॉर, याद रखना बोस, कॉमन एमीटर, अगर एमीटर को उसने कॉमन माना है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, एम्पलीफायर है, जब भी बात करेगा कॉमन एमीटर की, तो बीटा इज कॉल्ड एज द करंट गेन, इसको बोलते हैं करंट गेन। ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए है क्या करंट गेन। तो करंट गेन कैसे लिखेंगे, दिस इज द रेशियो ऑफ करंट्स। कौन सी करंट सर, कलेक्टर वाली करंट, आईसी ओवर, चूंकि ये कॉमन इमीटर है तो इमीटर की करंट नहीं लेंगे, बेस की लेंगे, बेस की करंट से डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला है, याद रखना। अच्छा सर, करंट गेन का ये फॉर्मूला कब यूज होगा, आईसी अपॉन आईबी, ये तब होगा जब कॉमन एमीटर होगा, है ना। कॉमन एमीटर यार सर्किट से देख के पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे जब भी बीटा गिवन होगा तो कॉमन एमीटर के लिए यूज होगा, ध्यान रखना। एक अल्फा होता है जो कॉमन बेस के लिए यूज होता है, समझ गए, जो अल्फा होता है वो कॉमन बेस के लिए यूज होता है। अभी हम ये याद रखेंगे, ये रहा बीटा का फॉर्मूला, टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे होने वाली है, जो जिसके थ्रू आप क्वेश्चन करने वाले हैं कि बेस करंट कैसे निकालेंगे, कलेक्टर करंट कैसे निकालेंगे और बीटा कैसे निकालेंगे। बीटा तो यहाँ से आ जाएगा, अगर हमें आईसी मिल गई और आईबी मिल गई, पुट कर देना, बीटा आ जाएगा बॉस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन होगी तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी क्विकली विदाउट लेंथी प्रोसेस, विदाउट एनी मिस्टेक एक्चुअली में। ओके, ध्यान से देखो, ये जो बेस और एमीटर रीजन है ना, यहाँ लिखा है बेस, यहाँ लिखा है एमीटर, देख लो ये बेस और ये एमीटर, ये रीजन, ये मतलब यहाँ से लेके ये, यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होता है दोस्तों, इसकी इस रीजन का एक वोल्टेज होता है, उसको बोलते हैं VBE। सिमिलरली ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये वाला रीजन, मतलब यहाँ से लेके ये वाला रीजन, इसका भी एक वोल्टेज होता है, उसको बोलते हैं VCE। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो मजा आ जाएगा, क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे। तो कैसे करेंगे सर, देखो, जो बेस रीजन है उसके साथ जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं बेस रेजिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। पहले पढ़ना आना चाहिए आपको क्वेश्चन, आपने डरने का नहीं, वो डराने का है, समझना फिर क्या बोल रहा हूं मैं। बेस रीजन पे जो रेजिस्टेंस होगा उसको इनपुट रेजिस्टेंस या बेस रेजिस्टेंस, और जो वोल्टेज होगा ये वाला VI लिखा है, मतलब इनपुट वोल्टेज, ओके, इसी को बोलते हैं बेस वोल्टेज, VBB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और दोस्तों जो कलेक्टर रीजन है ना, कलेक्टर का मतलब आउटपुट, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, कलेक्टर का मतलब आउटपुट मिलेगा, याद रखना हमेशा फर्दर क्वेश्चंस के लिए भी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बेस पे इनपुट, कलेक्टर पे आउटपुट, तो कलेक्टर के साथ जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस या RC, और जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज या VCC, क्योंकि कलेक्टर रीजन है। इतनी सी चीजें याद रख लेना, मजा आ जाएगा। अब ये समझने में बस इतना हमने टाइम लगाना है, करने में तो बहुत जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अच्छा, टिपिकल क्वेश्चन मैंने पहले ले लिया, इजीली वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जो आसान होंगे उनमें मजा आ जाएगा ना। टिपिकल क्वेश्चन को जब उड़ा देंगे ना शिद्दत के साथ, एनर्जी के साथ, ओके। तो क्या करेंगे सर, अब देख, जब भी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोले, अब सारी रीडिंग हमने कर ली है,
अगर आपसे पूछा है बेस करंट तो पता है क्या करना है, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, कुछ भी केवीएल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस याद रखना सर्किट को, एनपीएम ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर। बेस करंट निकालने के लिए बेस का वोल्टेज लेना, इनपुट वोल्टेज मतलब माइनस कलेक्टर का माइनस उसी के रीजन में बीई जो वोल्टेज होगा, बीई रीजन का वो लेना, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी बेस वोल्टेज में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड में बेस रेजिस्टेंस, या तो ऐसे लिखो, या चूंकि बेस वोल्टेज को हम इनपुट वोल्टेज बोलते हैं और बीई वोल्टेज एज इट इज रहेगा, डिवाइड में आर बी को इनपुट, या ऐसे लिखना, एक ही बात है, एक ही बात है। तो आई बी डायरेक्ट आएगा, देखो बेस वोल्टेज कितना 20 माइनस वी बी कितना दे रखा है, बीई दे रखा है 0 वोल्ट, तो मजा आ गया। अच्छा जरूरी नहीं 0 वोल्ट देगा, हर बार कुछ ना कुछ गिवन होगा, यहाँ 0 दे रखा है, हम 0 ले लेंगे ना। रेजिस्टेंस कितना है सर, देख लो 500 किलो को कन्वर्ट कर दो 10⁻³ में। अब आप चेक कर सकते हो, ये 2 और ये 3 5 हो जाएगा, तो 20/5 और नीचे हो जाएगा 10⁻5, इससे ये कैंसिल, तो 4 × 10⁻5। तो आई बी को पता है कैसे लिख सकते हो आप, ये 5 है, इसको 6 बना लो, ओह सॉरी दिस इज -5, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको -6 बनाओ तो माइक्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये 40 बना लेंगे हम। अगर एक 0 में यहाँ बढ़ा दूं तो एक 0 यहाँ पे भी तो बढ़ जाएगी, तो आई बी कैन बी रिटन एज 40, और इसका मतलब होता है माइक्रो एम्पियर। टेंशन नहीं लेने का बॉस, आप ऑप्शन चेक करो अपने, आई बी किस में 40 है, जिस ऑप्शन में 40 नहीं होगा उसको आप पहले से हटा दो। 2 ऑप्शन आपके पास बच गए, एक बचा तो उसी पे टिक कर दो, अगर 2 बचे एक चीज और कैलकुलेट करके देखेंगे वो भी उठ जाएगा फटाक से, ठीक है। सो आई बी आपकी आ गई, कैसे बताया मैंने, दिस इज द तरीका। बेस रीजन का इनपुट वोल्टेज लेंगे और बेस और एमीटर रीजन का वोल्टेज जो भी गिवन होगा यहाँ से आता है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी चेंज लेंगे इनका, डिवाइड बाय आरबी, इनपुट रेजिस्टेंस, आरबी कोई बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। सिमिलरली आपने क्या कैलकुलेट करना है, सिमिलरली आपने कैलकुलेट करना है आईसी, कलेक्टर रीजन की करंट आईसी। अच्छा सर कैसे, इधर से जाएगी आईबी और कलेक्टर की साइड से आएगी आईसी, जो आरसी में को जाती है आईबी इसमें को, दोनों यहां से मिलके इधर जाएंगी इसमें आईई, ठीक है, एमीटर करंट बनाएंगे दोनों मिलके। तो आईसी कैसे निकालेंगे, देखो आईसी का इनपुट आउटपुट वोल्टेज ले लो, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, माइनस उसी के रीजन का जो सीई वोल्टेज आ रही है, यानी उसको सब्ट्रैक्ट करो सीई, और उसी का आउटपुट रेजिस्टेंस ले लो, या तो ऐसे लिखो या इसकी जगह वीसी लिख लो, एक ही बात है ना यार। तो ऐसे कितना आ गया, देखो ये कितना है 20, ये कितना है सर 0, आर नोट कितना है आउटपुट वोल्टेज 4 किलो ओम, 4 × 10⁻3, 4 से कैंसिल 5, तो ये आएगा 5, 10⁻3 ऊपर जाएगा 10⁻−3, तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, मिली, तो दिस इज 5 मिली एम्पियर, ये आ गया। आपको बात बताऊं, आप ऑप्शन चेक कर लो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बेटा निकालने की जरूरत नहीं है, पर निकालेंगे जरूर, बट फिर भी अगर डायरेक्ट करना है तो यहीं से हो जाएगा, ठीक है। सो आईसी भी आ गई और बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया बढ़िया तरीके से। टिपिकल क्वेश्चन बहुत इजी बनने वाला है आपके पास, और बी भी निकाल सकते हो, आराम से करके आएंगे, टेंशन नहीं है, बढ़िया प्रैक्टिस करके। तरीका मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे करके आओगे। बीटा निकालना है सर, उड़ा दो यार बीटा, देखो बीटा यहाँ से आ जाएगा, वैसे तो आंसर आ चुका है आपका। आईसी कितनी आई, आईसी आई आपकी 5 × 10⁻³ ठीक है। आईबी कितनी आई 40 × 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो है ना। सो ये आप चेक करो, ये -6 कैंसिल होगा, ठीक है, यहाँ बचेगा, ये बचेगा 8, देखो ना 5 से इसको कटोगे तो 8, तो 1/8, ये -3 ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 125 ही आएगा ना, तो बीटा की वैल्यू आ गई 125। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ टिपिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर इसकी शक्ल देखें तो ये देखने में घबरा जाते हैं लोग, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ आराम से करोगे भाई फोड़ के आ जाओगे। पहला क्वेश्चन इसलिए मैंने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया है, जिससे आपको डर ना लगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए और नई एनर्जी के साथ आप इसको सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हम करने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के इस बार 100% चांस है इस वाले टॉपिक से, एनपीएन ट्रांजिस्टर से। तो टेंशन नहीं है, आप बस फॉर्मूले याद रखें और ये सारा रीडिंग करने आपको आनी चाहिए, कौन रीजन कैसा है ये ध्यान रखना है बस आपने, ठीक है। अगर आपसे दोस्तों पूछता इमीटर करंट इसी में, तो बताया इमीटर जो करंट होती है वो दोनों करंट का सम होती है, IB + IC। बस यहाँ पे पुट कर देते, आई आ जाएगा, कुछ भी पूछे
टेंशन ही लेने का, यू कैन सॉल्व। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ओके गाइस, जब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की, सेम कंसेप्ट से रिलेटेड है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फॉर्मूला अगर ढंग से आप याद करके जाओगे, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता बॉस, उड़ा के आओगे बेहतरीन तरीके से। ओके सो हियर इज द क्वेश्चन आप जल्दी से पढ़ लो। मैंने इसमें जो डेटा गिवन है ना भाई, वो लिख लिया है और उसको आराम से उड़ाते हैं। मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये यूनिट आपके लिए और ये सारे कंसेप्ट। ओके टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। पता आपसे क्या पूछा है इसमें? पूछा है इस पूरे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, वोल्टेज गेन का नाम यूज कर रहा है। वोल्टेज गेन निकालो और जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, और पावर गेन निकालो। जब भी दोस्तों गेन पूछे ना वोल्टेज का या पावर का या रेजिस्टेंस का, तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ये भी सीखना है मैंने, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या गिवन है देख लो, ये है गिवन डेटा। उसने बोला वोल्टेज जो है कलेक्टर वोल्टेज वो दे रखा है 3 वोल्ट। कलेक्टर वोल्टेज आपको पता है क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज। और उसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है कलेक्टर रीजन का, वो दे रखा है 3 किलो ओम, मतलब ये हो गया आपका आउटपुट रेजिस्टेंस, है ना। अभी बताया था मैंने सबको। और अगर बीटा दे रखा है 100, और बीटा का मतलब होता है करंट गेन। क्या होता है ये? करंट गेन। किसके लिए? फॉर सीई, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। बस इतना ध्यान रखो ना यार। अच्छा सर और क्या दे रखा है? आरबी मतलब बेस रीजन का, बेस का जो रेजिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। ये मैंने अभी बताया था आपको पहले क्वेश्चन में। ओके ध्यान से करना, बढ़िया से करना। जब भी आपसे पूछा जाए वोल्टेज गेन, डायरेक्ट यू कैन यूज द फॉर्मूला। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है सर? बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन। बस उड़ा देंगे बॉस, उड़ा देंगे। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन अब देने का तुमने नहीं लेने का। सो वोल्टेज गेन क्या से करेंगे सर? बीटा गिवन होगा पक्का, ये रहा 100। सर रेजिस्टेंस गेन क्या होता है? जब भी गेन निकालना है ना, तो आउटपुट अपॉन इनपुट करना है। आउटपुट वोल्टेज ले लो डिवाइड में इनपुट, सॉरी चूंकि रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस ले लो डिवाइड में इनपुट, बस उड़ा देना, ठीक है। सो गेन का मतलब होता है आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट। तो जो वोल्टेज गेन आपके पास आएगा, व्हाट इज दैट? 100 इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस, ये रहा 3 किलो, 10⁻³ डिवाइड में इनपुट रेजिस्टेंस कितना है? 2 किलो, 2 इंटू 10⁻³ कैंसिल। आप देख सकते हो 50 और 150, दिस इज 150 वोल्ट, इतना वोल्टेज गेन होगा। बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना थारे वास्ते, फॉर्मूले की वजह से कि क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा सर अब क्या कैलकुलेट करना है? पावर गेन। ओके पावर गेन आपसे पूछा गया है। देखो इसी क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस गेन भी मिल गया, वोल्टेज गेन निकाला उससे रेजिस्टेंस गेन भी पता चल गया, ठीक है। अब आपने निकालना है पावर गेन निकालना है सर, तो क्या करेंगे? पीजी पावर गेन इक्वल टू होता है, आप लिखो यहाँ बीटा का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, या आप लिखो पावर गेन निकालने के लिए बीटा इंटू वोल्टेज गेन। कोई भी यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी फॉर्मूला, इसको यूज करो या इसको यूज करो, ठीक है। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, बीटा कितना दिया है? 100। वोल्टेज गेन चूंकि आप निकाल चुके हो, ये रहा 150, तो ये आ गया 15,000 वॉट। आप चेक करें, दिस इज 15,000 वॉट। इसका यूज करोगे तो भी सेम ही आएगा ना यार, एक ही बात है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिपेंडेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा सर आप बोलोगे आप बार बार ना कॉमन एमीटर की बात कर रहे हो, क्या कॉमन बेस यूज होता है? दोस्तों अगर कॉमन बेस यूज होगा, इफ उसने बोला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या एम्पलीफायर, तो वहां पे अल्फा करंट गेन यूज होता है, उसका नाम होता है अल्फा। और चूंकि बेस कॉमन हो गया तो उसका रेशियो होगा IC/IE। तो वो कलेक्टर करंट और इमीटर करंट का रेशियो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपके लिए। कॉमन बेस की बात करेगा अल्फा यूज करते हैं, कॉमन इमीटर की बात करेगा तो बीटा यूज करते हैं। ओके याद रखने का तरीका क्या है? बेस कॉमन कर दिया तो यहाँ ई लेंगे, इमीटर कॉमन कर दिया तो उसमें बीटा में नीचे बी लेते हैं, समझ आएंगे आप, ठीक है। दोनों में रिलेशन क्या होता है ये भी बता देता हूं। जो बीटा होता है वो होता है अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, ये याद रखना, पूछा जा सकता है डायरेक्ट। कभी कभी अल्फा की भी होता है, बीटा पूछेगा, बीटा की भी होता है अल्फा, यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला, यू जस्ट रिमेंबर। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस कॉन्सेप्ट पे हमने चूज किया। ओके यार बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की जो इजी कैटेगरी में काउंट की जाती है, बट उसका कॉन्सेप्ट भी तो सीखना है, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट भी कवर करने हैं और हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। जल्दी से आप देख लो, दिस इज द क्वेश्चन। जब भी आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाए कि इन सर्किट्स में से ये जो यहाँ पे दे रखे हैं, कौन सा फॉरवर्ड बाइजिंग में है, कौन सा रिवर्स बाइजिंग में, अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो कोई टेंशन नहीं, किस तरीके से हैंडल करके आना, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, ठीक है।
तो पहले डायोड को देखो, डायोड की ये वाली जो बड़ी साइड होती है ये पी साइड होती है और ये छोटी वाली एन साइड होती है, ये सबको क्लियर होगा। ये पी साइड होती है और ये छोटी वाली एन साइड होती है, ये पी साइड होती है, छोटी वाली एन साइड होती है, ये पी साइड होती है और ये एन साइड होती है। नहीं समझ में आ रही है मेरी बात? अब क्या करेंगे सर, कैसे पता चलेगा कौन फॉरवर्ड बाइजिंग में कौन रिवर्स बाइजिंग में? समझ गए? देखो भाई, अगर पी साइड का वोल्टेज हाई होगा और एन साइड का वोल्टेज लो होगा तो फॉरवर्ड बाइज होगा। पी साइड अगर हाई वोल्टेज पे कनेक्ट होगा और एन साइड अगर लो वोल्टेज पे कनेक्ट होगा तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। इसका उल्टा, अगर पी साइड लो वोल्टेज पे कनेक्ट हो जाए और एन साइड हाई वोल्टेज पे कनेक्ट हो जाए, इसको बोलते हैं रिवर्स बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग में डायोड अपने अंदर से करंट पास करा देता है, लेकिन रिवर्स बाइजिंग में करंट पास नहीं होती, तो सर्किट उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी, जीरो होगी। ये है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लो, चेक करते हैं। P वाली साइड से यहाँ पे -4 वोल्ट है, जबकि N वाली साइड से इधर -3 वोल्ट है। कौन ज्यादा है भाई बताइए जरा? -4 ज्यादा है, -3? माइनस में जो कम होता है वो ज्यादा होता है, मतलब दिस इज हाई वोल्टेज, दिस इज लो वोल्टेज। तो अगर ये हाई वोल्टेज है तो ये N साइड से कनेक्ट है, इसका मतलब ये रिवर्स बाइजिंग है, दिस इज नॉट फॉरवर्ड बाइजिंग। अभी बताई मैंने कंडीशन, समझ गए होंगे आप। सेकंड पे आ जाते हैं। जो P साइड है वो -2 वोल्ट पे है, जो N साइड है वो 2 वोल्ट पे है। वो तेरी 2 वोल्ट है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, तो करंट इधर से आएगी। चूंकि N वाला हाई वोल्टेज पे है, ये भी रिवर्स बाइज्ड है, ये भी रिवर्स बाइज्ड है, ये भी रिवर्स बाइज्ड है। फॉरवर्ड बाइजिंग चाहिए हमें तो, ठीक है। अब इधर आओ, N साइड यहाँ पे 3 वोल्ट से है, ये वाली N साइड 5 वोल्ट से है। यार N वाला यहाँ पे भी हाई वोल्टेज है, इधर से करंट आएगी, तो ये भी रिवर्स बाइजिंग है, दिस इज नॉट फॉरवर्ड बाइजिंग। लास्ट पे आ जाओ, ये जो P साइड है यहाँ पे ये 0 वोल्ट पे है और जो N साइड है वो नेगेटिव वोल्ट पे है, इसका मतलब 0 नेगेटिव से ज्यादा होता है। इसमें P साइड हाई वोल्टेज पे है और ये नेगेटिव है तो ये लो वोल्टेज है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज फॉरवर्ड बाइजिंग एंड दिस इज योर आंसर। This is how you can apply the concept to solve the problem depending upon the forward biasing and the reverse biasing. Okay, ध्यान से आप देख लो, कोई टेंशन नहीं लेने का बॉस, आराम से सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू आपके क्लियर होने वाले हैं, बढ़िया तरीके से आप मचा के आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं बढ़िया से। ओके यार, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। डायोड का यूज करके कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अगर डायोड यूज हो जाए, आपको करंट वगैरह पूछ बैठे हैं, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो, अगर गलती से कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखा है उसमें डायोड यूज हो रहा है, तो भाई उस सर्किट की औकात ना डायोड डिसाइड करेगा। वो एम उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली उसमें करंट जाएगी। डायोड डिसाइड करेगा किस ब्रांच में, किस रेजिस्टेंस में करंट जाएगी और किस में करंट नहीं जाएगी। सर कैसे? कम ऑन, आओ जल्दी से देखो। सबसे पहले डिसाइड करो, उसने बोला है कि इस बैटरी से निकलने वाली करंट बताओ। सो इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है टोटल, वो निकालनी है। टेंशन नहीं यार, आराम से करेंगे। पहले देखो, जब भी कभी किसी सर्किट में डायोड हो तो डायरेक्ट मत करना। कैसे करना है सर? पहले करंट को लेके जाओ, जब करंट यहां तक जाएगी तो इस पे 2 ब्रांच में डिवाइड हो रही, कुछ करंट इधर जाएगी लेट्स सी I1, कुछ करंट इधर जाएगी लेट्स सी I2। जो पहली करंट जा रही है ना, देखो वो N साइड से P साइड जा रही है। इसका मतलब करंट अगर इधर से जा रही है, मतलब ये वाली साइड हाई वोल्टेज होगी, ये वाली साइड लो वोल्टेज होगी। तो ध्यान रखना, अगर करंट N साइड से P साइड जाती है तो ये डायोड रिवर्स बाइजिंग में होता है। इसका मतलब ये डायोड यहाँ वर्क नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, रिवर्स बाइजिंग में करंट पास ऑन नहीं होती है, तो ये टूट जाएगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। अगर ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल किया जा सकता है, ये ब्रांच का यहाँ कोई काम नहीं है। इसको आप रिमूव करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो करंट इधर जा रही है, देखो ये इसका P साइड है, ये इसका N साइड है, ये P से N की तरफ जा रही है। P से N की तरफ तभी जाएगी जब इधर हाई वोल्टेज होगा, इधर लो, मतलब ये फॉरवर्ड बाइजिंग है, ये फॉरवर्ड बाइजिंग है। ध्यान से समझना, मतलब ये वर्किंग में होगा, और अगर ये वर्किंग में है, ये अपने अंदर से करंट पास करा देगा, तो इसको हटा के आप यहाँ पे एक वायर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, मतलब ये पास ऑन कराएगा। फॉरवर्ड बाइजिंग वर्किंग कंडीशन होती है, तो करंट इससे पास होके, यहाँ से पास होके, इसमें तो जाएगी नहीं क्योंकि टूटा हुआ है, सीधे डायरेक्ट बैटरी में आ जाएगी। इसका मतलब ये ब्रांच हटा सकते हो। अब आप देख सकते हो बैटरी केवल 10 ओम को करंट सप्लाई कर रही है, तो डायरेक्ट ये वोल्टेज इसके अक्रॉस ओम्स लॉ यूज कर सकते हो। V इक्वल टू IR, V कितना है 5, I निकालना है, R कितना है that is 10, तो I आ गया आपका 0.5 एम्पियर। डायरेक्टली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ डायोड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आपने देखा, अगर रिवर्स बाइजिंग है तो उसमें करंट नहीं जाएगी,
फॉरवर्ड वाइजिंग है तो करंट जाएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम की तरफ। ओके गाइस, जब बात करने वाले हैं यार और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की जो गेट से रिलेटेड है, बहुत बेहतरीन सर्किट आपके एग्जाम में आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपने देखा होगा गेट से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से इजीली आप कुछ बातों का ध्यान रख के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो और 12 मार्क्स आपने सिक्योर कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ओके, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, बस कंसेप्ट सीखते रहो, बढ़िया प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहो। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन आप जल्दी से देख लो, जल्दी उड़ाते हैं। उसने बोला है एक गेट का कॉम्बिनेशन दे रखा है, पता है आपको क्या है? बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बस आपको गेट की पहचान करनी आनी चाहिए, आपको गेट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, आपको सिंपल जो गेट्स होते हैं उनके बूलियन एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए, बस इतना याद रखना, ठीक है। इसने बोला कि एक ये सर्किट दे रखा है, बताओ इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, मतलब जो आउटपुट मिलेगा उसकी टेबल बनाओ। ऑप्शंस आपके सामने है, कैसे करते हैं देखो। पहले तो पहचानो, ये पहला गेट है, ये नॉट गेट है, दिख रहा होगा, ये भी नॉट गेट है और ये और गेट है। अगर ये ना होता लेकिन यहाँ नोट लगाया तो ये नोर गेट है, पहचान तो सबको आती होगी करनी। दिस इज नॉर गेट, दिस इज नॉट गेट, दिस इज नॉट गेट, ठीक है। अगर मैं इसको ए इनपुट दे रहा हूं, ध्यान से समझो, ए इनपुट दे रहा हूं तो देखो आपके पास, इसके पास एक इनपुट होता है, मतलब या तो उसको आप 0 दे सकते हो या 1 दे सकते हो। बाइनरी नंबर होते हैं ना हमारे, 0 फॉर लो इनपुट, 1 फॉर हाई इनपुट, यही यूज करते थे हम लोग, याद रखना, या तो 0 देंगे या 1 देंगे। दिस इज फॉर लो इनपुट एंड दिस इज फॉर हाई इनपुट, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो अगर मैं यहाँ 0 दूंगा ए को और इसको भी 0 दूंगा तो क्या करता है नॉट गेट? नॉट गेट की प्रॉपर्टी होता है इसको रिवर्स कर देगा। अगर आप 0 दोगे तो देखो नॉट है, ये इसको रिवर्स करेगा, यानी 0 का बार इक्वल टू 1 मिलेगा आपको। नॉट गेट की प्रॉपर्टी तो पता होगी। देखो यार ये बेसिक सा आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा, इतना टाइम भी नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये वाला भी अगर 0 दोगे तो ये 0 को रिवर्स करके 1 बना देगा, तो यहाँ से 1 इसके ऊपर जाएगा, यहाँ से 1 इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। नॉर गेट क्या करेगा सर? नॉर गेट 1 और 1 जब इसके पास जाएंगे तो आपने देखा होगा नॉर गेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी का होल बार। नॉर गेट का अगर बूलियन एक्सप्रेशन देख के a प्लस बी करेंगे और उसका होल बार करेंगे, तो आप जरा ध्यान से देखो, जब मैंने ये वाला इनपुट इसको दिया है तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो आप, डायरेक्ट आप बूलियन एक्सप्रेशन बनाना, उससे और इजी हो जाएगा। वैसे ही करते हैं, देखो वैसे ही करते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। ए जब इससे बाहर निकलेगा तो ए बार होगा, ठीक है। बी इससे बाहर निकलेगा तो बी बार होगा, ठीक है। तो ए बार इसके पास जाएगा, बी बार रिवर्स इसके पास जाएगा, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। अब ये नॉर गेट है, नॉर गेट क्या करता है, इन दोनों को पहले ऐड करेगा, ए बार प्लस बी बार, और इसके ऊपर होल बार लगा देगा, ठीक है, इसके ऊपर और बार लगा देगा। इसका मतलब सर क्या कह रहे हो? अब इसके आगे अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है ना दोस्तों, तो आपको 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम के रूल पता होने चाहिए। डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक्चुअली में क्या है सर, ये अगर कहीं पे लिखा है ए डॉट बी का बार, तो आप इसको लिख सकते हो दोस्तों ए बार प्लस बी बार, मतलब ये डॉट है ना, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे, इंडिविजुअल बार आ जाएगा रिवर्स। अगर ए है तो उसका उल्टा मिलेगा, इस तरीके से आप याद रखें। मतलब ये सिचुएशन आ रही तो ये हो जाएगी, ये सिचुएशन है तो उसकी जगह ये लिख सकते हो, समझ गए। अगर ये सिचुएशन है तो ये कर सकते हो, ये है तो ये कर सकते हो, इतना तो याद रख ही सकते हैं ना यार। अच्छा सर दूसरी क्या है, अगर कहीं पे a प्लस बी का होल बार है तो उसको लिख सकते हो a डॉट बी बार, उसको ऐसे लिख सकते हो आप, समझना मेरी बात। ये 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पे ये है तो ये लिख सकते हो, ये है तो ये लिख सकते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन एक्चुअली, बस इनका याद रख लेना, मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इसको, इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो a प्लस बी पे अलग अलग बार है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो a प्लस बी का अलग अलग बार है तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, यानी a डॉट बी का बार, और इस पे पहले से ही एक बार है ऑलरेडी क्योंकि ये नॉर गेट था, ठीक है। तो जब किसी भी पे 2 बार आ जाते हैं ना, 2, तो ये कैंसिल आउट होके a डॉट बी बचेगा केवल, a डॉट बी बचेगा केवल। ये इसका फाइनल आंसर है, बूलियन एक्सप्रेशन है। और याद करो a डॉट बी किसका एक्सप्रेशन होता है, एंड गेट। कम ऑन गाइज, ये पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम कर रहा होगा, एंड गेट। अगर ऐसे क्वेश्चन होते ना कि बताओ ये कॉम्बिनेशन किस तरह किस गेट की तरह काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो एंड गेट। और एंड गेट की प्रॉपर्टी आप सबको पता होगी। एंड गेट का अगर यहाँ पे आप ट्रूथ टेबल बनाओगे तो आप सबको पता होगा, देख लो, ए दे दिया इनपुट, बी दे दिया इनपुट, यहाँ पे वाई मिलेगा, तो टेंशन नहीं, आप आराम से बना सकते हो, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस एक को अच्छे से समझ लो, ए को अगर आपने लो इनपुट दिया, बी को भी लो दिया, तो एंड गेट में
लो इंटू लो हमेशा लो मिलेगा, एंड गेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर इसको लो दिया, इसको हाई दिया तो भी लो मिलेगा, अगर इसको आपने हाई दिया, इसको लो दिया तो भी लो मिलेगा, दोनों को हाई दोगे तो हाई मिलेगा। दिस इज द ट्रूथ टेबल। यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस, आपको तुरंत मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि इसमें आपको सारे कंसेप्ट सिखाना चाहता था कि अगर वो पूछे कॉम्बिनेशन किस गेट की तरह काम कर रहा है तो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, वहां से बता देंगे, या ट्रूथ टेबल बना देंगे, वहां से भी बता सकते हैं। ट्रूथ टेबल को देख के एंड गेट की यही ट्रूथ टेबल होती है, जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई मिलेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ एंड गेट। एक भी इनपुट लो हो गया, देखो ए बी में से, तो यहाँ पे लो इनपुट मिल रहे हैं, आप देख सकते हो, तो ये एंड गेट को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज हाउ यू कैन क्रैक द प्रॉब्लम। बस ये थ्योरम्स याद रखने, बहुत ब्रह्मास्त्र थ्योरम है इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करने के लिए। छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा सर कैसे, जैसे नॉट क्या करता है, ए अगर आपने लो इनपुट लिया, उस पर बार लगाया तो 1 हो जाता है, 1 है बार लगाया तो 0 हो जाता है, पता होगा सबको। 1 + 1 बूलियन अलजेब्रा क्या बोलता है, हाई प्लस हाई हाई होता है, लो प्लस हाई हाई होता है, लेकिन हाई इंटू हाई अगर डॉट लगा हुआ है तो हाई होगा, लेकिन हाई इंटू लो लो होगा। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। प्लीज थोड़ा सा आप इनको रिवाइज करके जाए, तभी मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है। ये बेसिक पॉइंट बूलियन अलजेब्रा और डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर आपको पता है तो बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। ओके, अच्छा एक पॉइंट और, अगर किसी के ऊपर एक बार लगा है तो पता है वो उसको हाई पे आया तो लो कर देता है, लो पे आया तो हाई। अगर इस चीज पे मैं डबल बार लगा दूं 1 पे डबल बार, तो ये 1 ही रहेगा, या अगर मैं लो पे डबल बार लगा दूं तो ये लो ही रहेगा। समझ गए, सेम रहता है, सेम मतलब अगर मेरे पास ए इनपुट है, इस पे डबल बार है तो ए ही रहेगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है। सो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप लेके जाएंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन को खोद डालोगे आप। इतनी सी बेसिक जानकारी याद रखना। दूसरी जो एंड गेट होता है और गेट होता है, इनके जो आउटपुट है, इनके एक्सप्रेशन है, वो याद रख ले रहे यार प्लीज, ठीक है। कैसे सर, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको क्विकली, इतना टाइम भी नहीं है बॉस। ओके, फिर भी तुम्हारे वास्ते सब कुछ करने के लिए हाजिर है यार, हम आपको सब कुछ सिखाने वाले हैं बढ़िया तरीके से। अगर आप और गेट की बात करोगे तो ये ऐसे दिखेगा, 2 इनपुट होंगे, और गेट का सिंबल देख लो भाई, और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा, अगर यहाँ ए दिया है, इसको बी दिया है, तो हमेशा याद रखना है ए प्लस बी, इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है। अगर नोर गेट हुआ, नोर, तो ए बी अगर आपने इनपुट दिया ना, तो यहाँ पे डॉट सा लगा होगा एक, तो वो आपको देगा ए प्लस बी पे, ये नोट लगा है, नोट यानी इस पे बार लग जाएगा पूरे पे। याद दिला रहा हूं मैं जो भूल चुके हो, ठीक है। अच्छा सर अगर एंड गेट हुआ, एंड गेट ऐसे दिखता है, यहाँ पे ए इनपुट दिया, यहाँ पे बी दिया, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो इनको मल्टीप्लाई यानी ए डॉट बी करेगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसे याद रख सकते हो। अगर सर ये है एंड गेट, दिस इज योर एंड गेट, दिस इज योर नॉर गेट, दिस इज योर और गेट। अच्छा सर अगर नॉट गेट हुआ तो नॉट में देखो एक ही इनपुट होता है, नॉट गेट एक मात्र ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट होता है, ए सिंगल, यहाँ नोट सा लगा होगा, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो इसको रिवर्स करता है। अब एंड का उल्टा नैंड गेट, नैंड गेट को आप ऐसे लिख सकते हो, ये नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ नॉट लगा दो एक ए बी, ठीक है। तो जो आउटपुट यहाँ पे मिला था ना आपको एंड से, उस पे बार आ जाएगा, बस बार, ए डॉट बी का बार। ये एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन है। किसके सर, ये बेसिक से गेट्स हैं, एटलीस्ट इनको तो याद रखो, मजा नहीं आ जाएगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं यार, इनको ध्यान से देखो, आप ध्यान से बना लो, इतना सा भी अगर करके जाओगे तो हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी तरीके मैं बताऊंगा ना। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके यार, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन वैसे मैंने आपको बता दिया, 10 प्रॉब्लम की हम बात करने वाले हैं, टॉप मोस्ट 10 प्रॉब्लम की बात करेंगे, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, हर टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो जाने वाला है। तो 10 बेहतरीन प्रॉब्लम आप सॉल्व करके जाएंगे। सो हियर इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यार आप ध्यान से देख लो, मैंने आपको बोला था कभी कभी क्या पूछा जाता है कि एक कॉम्बिनेशन गिवन होगा नंबर ऑफ गेट्स का, तो बताएगा बताओ इन सारे गेट से मिलकर जो आउटपुट मिलेगा वो किस गेट की तरह काम करेगा, मतलब ये किस पर्टिकुलर गेट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड गेट को, नॉर गेट को, एक्सोर गेट को, किसको ये रिप्रेजेंट करेगा, समझ रहे हो। मतलब ये होल कॉम्बिनेशन किस पर्टिकुलर गेट की तरह काम कर रहा है। तो कैसे करना है, देखो 2 तरीके होते हैं, या तो ट्रूथ टेबल बना दो ए बी इनपुट लेके, या बूलियन एक्सप्रेशन निकाल लो। बेहतरीन तरीके से हम बूलियन एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप सबको पता है कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। सबसे पहले पहचान लो कि गेट कौन कौन से और उन पे नाम लिख दो, फिर उनकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इस गेट को अगर आप ध्यान से देखो, ये कर्व बन रहा है यहाँ पे और यहाँ नोट लगाया तो ये नोर गेट है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे नोट लगाया तो ये नैंड गेट है। अगर ये ना होता तो ये एंड होता, पहचान अभी बताई थी मैंने करनी। और ये आपके पास नोट गेट है, देख लो ये तो नोट है तो पता ही है सबको। अब देखो
नॉर गेट पे ए और बी गया, आपको पता है नॉर गेट से यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, ये इनको ऐड करेगा और इनको रिवर्स करेगा, बाहर लगा देगा, नॉर गेट ए प्लस बी बाहर कर देगा, पता है आपको। अब देखो ये जो है ना, ये सिंगल इनपुट इसके लिए दो इनपुट का काम कर रहा है, देखो इधर भी और इधर भी, मतलब यहां से भी ए प्लस बी बाहर ही जाएगा और यहां से भी ए प्लस बी बाहर ही जाएगा, समझ गए आप। तो जब ये इससे बाहर निकलेगा, एक चीज याद रखना हमेशा, अगर किसी गेट पे इस तरीके का सिंबल लगा हो और यहाँ पे ए लिखा हो, इसका मतलब दोनों इनपुट इसके ए हैं, तो जब ये इससे बाहर निकलेगा तो ए डॉट ए, चूंकि ये एंड गेट है तो ए डॉट ए हमेशा ए होगा, मतलब सेम जो होते हैं वो सेम ही रहता है ना, ये तो पता ही है ना हमें। अब यहाँ ये दोनों सेम जा रहे हैं, तो जब इससे बाहर निकलेंगे तो ये इसको और इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस बी का बार, समझ गए होंगे आप। और चूंकि ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे a प्लस बी का बार, ठीक है, डॉट a प्लस बी का बार, ठीक है, और ये आपको पता है सेम ही आने वाला है, मतलब इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी का बार, चूंकि ये नैंड गेट है तो ये इसको भी रिवर्स कर देगा, तो होल रिवर्स कर देगा इसको, ठीक है, इसके ऊपर बार लग जाएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हो, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके ऊपर पूरा एक बार लगा होगा, और आपको पता है जब किसी चीज पे दो बार लगे होते हैं तो उस पे वो कैंसिल होकर a प्लस बी ही बचेगा, तो फाइनली यहां पे जो बचेगा, यहाँ पे वो a प्लस बी बचेगा केवल, ठीक है, a प्लस बी, और a प्लस बी किसके ऊपर अप्लाई होगा, नॉट गेट के, नॉट गेट क्या कर देगा, रिवर्स, यानी a प्लस बी का होल बार, क्योंकि नॉट गेट जो भी उसको इनपुट दिया जाता है उसको रिवर्स कर देता है, तो फाइनल इनपुट क्या मिला, a प्लस बी का होल बार, और a प्लस बी का होल बार मतलब ये तो नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है, नॉर गेट का ये तो फॉर्मूला है, बूलियन एक्सप्रेशन है। सो ऑप्शन चेक करो, नॉर गेट पे टिक करो बढ़िया तरीके से। दिस इज हाउ यू कैन डील विद द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बस थ्योरम याद रखनी है, बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हो। ओके यार, एक और टाइप की बात कर लेते हैं फटाक से, हर टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हर टाइप का क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस करके फोड़ के आना है बॉस। ओके, अब कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़िया होना चाहिए, हाई लेवल पे होना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट आपके फंडामेंटली एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी इज दिस, तो आप देख लो, कभी कभी पता है क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन आपको गिवन होगा और आपसे पूछेगा कि किस इनपुट के लिए इसमें जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो हाई होगा यानी 1 होगा, मतलब इस कॉम्बिनेशन में अगर आप आउटपुट 1 चाहते हो, y का जो आउटपुट मिलेगा वो 1 चाहते हो, हाई चाहते हो, तो बताओ a b c की वैल्यू क्या लूं, ऑप्शन चेक कर लो। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उड़ाने होते हैं, अपने मर्जी से मत लेना, पहले ऑप्शन की वैल्यू पुट करके देखो, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, एंड समथिंग लाइक दैट, है ना। तो कैसे करेंगे सर, देखो a, ये पहले गेट पहचान लो कौन सा है, ये तो सर और गेट है, ये एंड गेट है। देखो बेहतरीन तरीके बताता हूँ, अगर आपने देखा और गेट पे ए बी है तो वो बोल रहा है ए बी सी की वैल्यू क्या लूं कि आउटपुट में 1 मिले, बस ये ध्यान रखना, हाई आउटपुट मिले, 1 मिले, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूं, इस टाइप के क्वेश्चंस को दिमाग से खेलूं थोड़ा, सारे ऑप्शंस में से सी इनपुट गया एंड पे, डायरेक्ट सी इनपुट गया तो सी हमेशा 1 ही होगा, ध्यान रखना, सी को 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एंड जो होता है अगर हाई आउटपुट एंड से चाहिए तो दोनों इनपुट इस पे हाई जाने चाहिए, मतलब सी हमारी मजबूरी बन गया कि 1 ही होगा। अब ए बी की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, यहाँ 1 मिलना चाहिए, 1 into 1 जाके 1 मिलेगा, एंड गेट की प्रॉपर्टी है, एक भी लो हुआ तो लो दे देगा, पता है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व भी नहीं करना चाहते हो ना, ऑप्शन देख लो, लास्ट का ऑप्शन आप ध्यान से देखोगे, ए की वैल्यू उसने 1 ली है, इसकी 0 ली है, इसकी 0 ले लो, उसकी 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, और गेट है, अगर एक हाई जाएगा एक लो जाएगा तो और गेट ऐड कर देता है ना, तो ये 1 मिलेगा, तो इधर से भी 1 जा रहा है, इधर से 1 जा रहा है, तो 1 मिलेगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखो लास्ट के ऑप्शन में आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ए 1 बी 0 सी 1 होगा, जिसमें सी 1 है उसी को टिक कर दो, जिसमें C1 है उसी को टिक कर दो, क्योंकि एंड पे दूसरा इनपुट 1 ही होना चाहिए, C फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं है, लास्ट में 1 है, उसी पे टिक कर दो। अगर ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, ज्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी है, फटाक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, और अगर ऐसा होता है कि भाई सॉल्व करना पड़ रहा है तो ऑप्शंस पुट करके यहाँ पे देख लो, जिसका इनपुट आएगा उसी को टिक कर देना, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यार, एक और बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। समटाइम पता है क्या होता है कि टेबल गिवन होती है, ट्रूथ टेबल गिवन होती है, और हमसे पूछता है कि टेबल किस गेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कितनी सही तरीके से आप बढ़िया से सॉल्व करके आ सकते हो, फटाक से देखते हैं, ठीक है। सो देख लो जल्दी से क्वेश्चन को, उसने गिवन है कि टेबल, आपसे बोल रहा है बोलो कि ये टेबल किस गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। पहला ऑप्शन है एक्सोर गेट,
दूसरा है नॉट गेट, तीसरा है नैंड गेट, चौथा है एंड गेट। ओके, तो यार कैसे क्वेश्चन को करके आना, देखो सबसे पहले अगर टेबल रीड करनी आती है तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, बहुत जल्दी से आप उड़ा सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को फटाक से उड़ा सकते हो। कैसे सर? पहले में आपको एक्सोर गेट दिया है, दूसरे में आपको नॉट गेट दिया है, तीसरे में आपको नैंड गेट दिया है, लास्ट आपको एंड गेट दिया है यार। एक्सोर गेट, ओके, एक्सोर गेट मतलब एक्सक्लूसिव और गेट, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है ना भाई, वो होता है ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है, ये होता है। इसमें वैल्यू पुट करके देख लेना, ए बी इनपुट है, वाई आउटपुट है, ठीक है। पहला इनपुट ये रहा दोनों का, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, ठीक है, आराम से करेंगे, टेंशन नहीं है। पहले देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं कौन सा पॉसिबल इच नहीं है, फिर बहुत आसान हो जाएगा ना क्वेश्चन करना, क्या आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने की। देखो एक्सोर गेट स्टार लगा दो, नॉट गेट तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट गेट के पास एक ही इनपुट होता है, यहाँ पे दो इनपुट है ए बी, दिस इज नॉट पॉसिबल, हटा दो, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ो, नैंड गेट में भी स्टार लगा दो। एंड गेट पे बात करते हैं, एंड गेट को कैसे एलिमिनेट करेंगे देख लो ध्यान से। अगर ए का इनपुट 0 दिया, बी का 0 दिया, मतलब 2 है और आउटपुट में हाई मिले, नॉट पॉसिबल। एंड गेट में तभी हाई मिलता है जब दोनों हाई हो, 1 1 हो, ठीक है, आप ध्यान से समझे, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब 2 ही गेट बच गए तुम्हारे पास, एक्सोर गेट, नैंड गेट। किस पे टिक करके आओगे, तुक्का उक्का मार के आओगे, कैसे मार के आओगे? देखो अगर एक्सोर गेट आपको नहीं पता, इसका बूलियन एक्सप्रेशन ही होता है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी आ चुका है, जल्दी से करके देख लो। अगर ए में यहाँ पे 0 रख दूं, बी पे यहाँ पे मैं 0 रख दूं, उसका बार लिखना पड़ेगा, फिर ए का 0 का बार, फिर बी का 0, तो देखो यहाँ क्या बनेगा, 0 0 रहेगा डॉट, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा डॉट, तो यहाँ बचेगा ये तो देखो डॉट डॉट आए तो एंड गेट की प्रॉपर्टी है, ए डॉट बी, तो 0 प्लस 0 0 होगा, जबकि यहाँ पे 1 मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो पक्का बिना सोल्यूशन के नैंड गेट होने वाला है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नैंड गेट, करके देख लो। अगर मैं नैंड गेट यहाँ बनाऊंगा, इसको ए भी दूंगा, देख लो ध्यान से, ये नैंड गेट है, ए को दो आप 0, इसको भी दो लो, है ना, दोनों लो गए, और दो लो जब जाते हैं तो 0.0 का बार, और आपको बताया तो 0 मिलेगा, इसका बार क्या हो जाएगा 1, और 1 ही है यहाँ पे। एक ही चेक करो यार, फटाक से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन इजिली। 2 तरीके हैं, या तो इनकी प्रॉपर्टी चेक कर लो, कुछ को एलिमिनेट कर दो, कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता उसको पहले ही हटा दो, बढ़िया तरीके से आप फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब इस टाइप की कैटेगरी के ना बहुत क्वेश्चन आते हैं यार एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि यार एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन जो बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम में पूछे जाने के चांस है, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन मान लिया जाता है यार। तो अप्रोच कैसे करोगे आप टेंशन नहीं लेने का, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं हर चीज आपको सिखा रहा हूँ इन टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो दोस्तों बस आपने मिशन को अपने जारी रखना है, बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंस बना के रखना है यार। मैं एफर्ट कर रहा हूं तो आपने भयंकर एफर्ट करने हैं अपने लिए। ओके, क्वेश्चंस को ना फोड़ के आएंगे, ठीक है। चलो देखो, अब आपके पास एक पर्टिकुलर सर्किट दे दिया, मतलब जो इनका इन पर्टिकुलर डिवाइसेस का यूज कैसे होता है, इस तरीके से आपको एक सिचुएशन बना दी। पता है क्या दे रखा है, देख लो आप ध्यान से। एक सर्किट बनाया, ये एक एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है, और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब लाइट एलईडी जलेगी या नहीं जलेगी, मतलब यहाँ लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। वाई का मतलब यहाँ आउटपुट मिलने वाला है आपको, ठीक है। उसने बोला है कि इस टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे 6 वोल्ट यहाँ पे गिवन है, और ये वाली जो साइड है ये ग्राउंडेड है, आप चेक कर लो, ये वाली साइड ग्राउंडेड है। अब उसने क्या किया, इस ब्रांच में ये देख लो एक की लगा दिया है, एक स्विच लगा दिया है, एक ही बात है, यहाँ पे ए इनपुट दिया, यहाँ पे बी इनपुट दिया, इसका लो इनपुट है 0 और इसका हाई इनपुट है 1, ये तो हमें पता है बाइनरी नंबर है, 0 और 1 बाइनरी नंबर है यार। तो वो पता है बोल रहा है कि बताओ किस कंडीशन पे यहाँ पे आउटपुट हमें हाई मिलेगा, या किस कंडीशन पे नो। तो पता है आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ये पर्टिकुलर सर्किट किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन किस गेट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हमें बताना है किस गेट की तरह काम कर रहा है, अल्टीमेटली ये किस गेट का सर्किट है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बना देते हैं, बढ़िया से देख लेंगे, उससे आउटपुट पता चल जाएगा। देखो ध्यान से देखो, अगर दोस्तों इसमें लाइट जाना चाहती है तो ये हाई वोल्टेज है, तो यहाँ से करंट आनी चाहिए, ठीक है। ओके, अगर मैं क्या करूं, पहले वाले स्विच को लो दूं, लो का मतलब होता है 0 का मतलब ध्यान से समझना ऑफ, ठीक है, और 1 का मतलब ऑन, ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब ये लो इनपुट ये हाई इनपुट, तो 1 का मतलब स्विच ऑन है और 0 का मतलब स्विच ऑफ है।
यार समझ गए, ऑफ होगा तो करंट नहीं जाएगी, ऑन होगा तो करंट जाएगी। अगर आप इसको ओपन रखोगे, ऐसे भी याद रख सकते हो, ओपन रखोगे तो देखो ये जो करंट यहां से आएगी वो इधर तो नहीं जाएगी। तो अगर आपने 0 दिया पहले, ए बी, ध्यान से समझना आप इसको, अगर मैंने ए का 0 यूज किया, ठीक है सर, और बी का भी 0 यूज किया, तो ये दोनों ब्रांच ओपन होगी और इधर करंट जाएगी ही नहीं। आप देखो करंट सीधी इसमें जाएगी, इसमें 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 जाएगी नहीं, और जैसे ही करंट इसमें जाएगी ये ग्लो करेगा और आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। समझ में आ रहा होगा, मैंने बोला इसको आपने इसको आपने ओपन कंडीशन रखा, ओपन कंडीशन, क्योंकि लो इनपुट दिया है ना, लो इनपुट दिया, ऑफ कंडीशन मानते हैं हम, ओपन है सर्किट ओपन, तो इधर कोई करंट नहीं जाएगी, इस पर्टिकुलर वायर में डायरेक्ट करंट यहां से आएगी और इसमें जाएगी, तो 0 0 पे आपको करंट मिलेगी, इस पे करंट जा रही है। ये इस तरीके से बात कर रहा है। फिर क्या किया आपने, इसको 1 दिया, 1 का मतलब इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है, और इसको 0 ही रखेंगे, मतलब ये ओपन रहेगा, तो करंट यहां से इधर भी जाएगी, लेकिन जब इधर जाएगी ओपन है तो कोई फायदा नहीं हुआ उधर जाने का, क्योंकि इस पर्टिकुलर सर्किट में तो ओपन सर्किट लगा हुआ है, तो करंट फिर से इसमें जाएगी और इसमें जाने, मतलब अगर मैं इसको 1 दे दूं, उसको 0 दे दूं, तभी 1 मिल रहा है, तब भी एलईडी यहां से लाइट अप हो रही होगी, एलईडी से लाइट निकल रही होगी। समझ गए आप, इसको बंद जरूर कर दिया, करंट को रास्ता मिल गया जाने के लिए, लेकिन यहाँ ओपन था क्योंकि इसको बी को 0 दिया था तुमने। ओके, अब क्या करें सर, अब देखो इसको पहले 0 दिया, 1 दिया, अब इसको क्या करो आप, 1 ही दो, 0 दो, इसको 1 दो, 0 देने का मतलब इसको ओपन कर दो और इसको 1 देने का मतलब इसको क्लोज कर दो। अब यार क्लियर है, जब करंट यहां से आएगी तो इधर जाएगी नहीं क्योंकि ओपन है, तो इधर इसको बंद करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको लो इनपुट दिया, इसको हाई इनपुट दिया, फिर भी आपकी करंट डायरेक्ट इसी में चली जाएगी, फिर से लाइट अप करेगा और फिर से 1 मिल जाएगा। समझ गए होंगे आप कैसे मैं बना रहा हूँ, ध्यान से समझना बॉस, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब उसने एक चीज और बच गई है बस, देखो इसको 0 दिया, 0 दिया, 1 दिया, 0 दिया, 0 दिया, 1 दिया, अब 1 1 देना पड़ेगा ना, मतलब इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो दोस्तों यहां से करंट आएगी, देखना क्या वो करंट इधर लाइट एमिटिंग डायोड में जा पाएगी, एलईडी में जा पाएगी। देखो जैसे ही तुमने दोनों को बंद किया, इस पॉइंट पर एक डायरेक्ट कंडक्टिंग वायर कनेक्ट हो गया, और डायरेक्ट कंडक्टिंग वायर का मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो करंट यहां से इसमें जाएगी नहीं, बाईपास कर जाएगी, क्योंकि कंडक्टिंग वायर में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी और इधर आ जाएगी। यहां से चलने के बाद करंट डायरेक्ट ऐसे आएगी, ऐसे 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 इधर आ जाएगी, इसको पास ऑन करेगी, इसमें नहीं जा पाएगी, शॉर्ट सर्किट का केस हो गया है। देख लो ध्यान से, मतलब ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इधर से जाके इधर चली जाएगी, इसमें करंट नहीं जाएगी, मतलब यहाँ लाइट नहीं मिलेगी, आउटपुट नहीं मिलेगा, 0। समझ गए, ऑफ कंडीशन 0 मिलेगा, कोई लाइट ये जलेगा ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट जो ट्रूथ टेबल है आपकी। अब देख लो ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लो आप खुद ही। जब हाई दिया तो 0 मिला, ये किसकी प्रॉपर्टी है, नैंड गेट, क्योंकि जब हाई देते हैं और 1 मिल जाए तो एंड गेट होता है, जबकि यहाँ पे हाई देने, दोनों हाई देने पे 0 आ रहा है, तो ये नैंड गेट की प्रॉपर्टी है। तो आप ऑप्शन चेक कर लो, सारी प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हो, और इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से क्रैक करके आ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब हम लास्ट प्रॉब्लम की डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट 2021 में वो क्वेश्चन आया था, इजी है लेकिन थोड़ा लेंथी था, दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को, यानी लेंथी प्रोसेस है, बट इजीली उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करके आ सकते हैं उसको देखने वाले हैं। ओके यार, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कंसेप्ट एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत पेशेंस के साथ ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हर टाइप के क्वेश्चन आप उड़ा के आ सकते हो, बढ़िया मास्टरी करेंगे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। जैसे 12 मार्क्स लेने हैं ना, 3 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओ तेरी, देख लो आप ध्यान से यार, ये तो देखने में बहुत लेंथी सा है यार, इसको सॉल्व कर तू एग्जाम में जब अचानक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो बच्चे लोग डर जाते हैं, और इतना लेंथी सा प्रोसेस होने वाला है, इतना लेंथी सा क्वेश्चन आ गया, बस पेशेंस के साथ देखोगे ना, फटाक से उड़ा दोगे। कुछ तरीके बताऊंगा ना किस तरीके से डील करके आना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहले उसने क्या बोला, देखो उसने बोला 3 इनपुट सिग्नल है हमारे पास जो डिजिटल वेव फॉर्म में है, ठीक है, ये डिजिटल फॉर्म होती है, सिग्नल इस बार डिजिटल वेव में जा रहा है, ठीक है। पहला सिग्नल ये है ए, दूसरा सिग्नल ये है बी, तीसरा सिग्नल ये है सी। इनको डील कैसे करते हैं, वो बोल रहे हैं ये तीनों सिग्नल जब इस पर्टिकुलर गेट कॉम्बिनेशन पे अप्लाई होगा, ए की जगह ये वाला, बी की जगह ये वाला, सी की जगह ये वाला, तो बताओ आउटपुट में जो वेव मिलेगी वो डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में मिलेगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चेक करो, तो क्या होगा इनमें से, कौन सी पे हम टिक करके आएंगे, कौन सा करेक्ट होगा। यानी इसका जो आउटपुट मिलने वाला है वो बाइनरी नंबर में नहीं निकालना है, वो हमने डिजिटल वेव फॉर्म में निकालना है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन बढ़िया से उड़ाएंगे, देख ले। सबसे पहले यार डिसाइड करो जो टाइम t1 से t2 के बीच में उस वेव को हम यूज करेंगे सबके लिए, तो ये डॉट बनाना बहुत जरूरी है। फिर इसके जस्ट नीचे ये बना लेंगे,
फिर इसके जस्ट नीचे ये वाला बना लेंगे, फिर इसके जस्ट नीचे ये वाला बना लेंगे, फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद तो सीधे जा रहे हैं सब। और इन रीजन्स में ही इनपुट की स्टडी करते हैं कि अप्रोच कैसे करते हैं। देखो भाई ध्यान से, पहले आप देखो, अच्छा एक चीज मैं पहले बता दूं, अगर आपको याद ना हो मैं याद दिला दूं। अगर डिजिटल वेव फॉर्म की आप बात करते हो, इनपुट की डिजिटल, कोई लाइन खींची आपने और वो लाइन खींचने के बाद ऊपर गई ऐसे, तो इसका मतलब आप लो से हाई गए, ध्यान रखना हमेशा। अगर कोई लाइन फिर से ड्रॉ की और वो नीचे चली गई, तो आप इसका मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हो, मतलब हाई से लो जा रहे हो। इतना याद रखना यार। इनपुट कैसे सेलेक्ट करते हैं, कौन सा लो लेते हैं, कौन सा हाई लेते हैं, समझ गए होंगे आप। ठीक है, आ जाओ वापस। देखो, अगर मैं एक इनपुट की बात करूं, यहां से यहां तक रीजन वाइज चलेंगे, रीजन वाइज। ठीक है, यहां से यहां तक मेरे को नहीं पता ये 1 है या 0 है। फिर मैंने देखा यार ये नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ये पक्का लो होगा। नीचे से ऊपर गया, इतने ही रीजन में बी को देखो, बी को आगे नहीं बढ़ना है, पहले फर्स्ट रीजन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे चलेंगे। फिर यहां से यहां तक मैंने देखा यार ये लाइन नीचे से ऊपर गई है, नीचे तो आगे गया तो ऊपर गई, तो ये भी लो है। ठीक है, फिर मैंने इसको देखा ये जाई गई गई नीचे गई, तो इसका मतलब ये हाई है। इससे पता क्या मिल गया आपको, देखो ना, 5 का मतलब हाई वोल्टेज, 0 का मतलब लो वोल्टेज। समझ गए होंगे आपको। इनपुट यहाँ 5 हाई के लिए यूज किया गया है, हमने 0 1 मान लिया अपनी कैलकुलेशन पर्पज से। तो ए दे रहे हो आप इसको 0, ए दे रहे हो 0, बी दे रहे हो आप 0, इस पर्टिकुलर रीजन में सी दे रहे हो 1। तो अगर ए को मैं 0 दूंगा, ये है एंड गेट दिख रहा है आपको, ये है नैंड गेट ये भी दिख रहा है आपको, और ये है नॉर गेट ये भी दिख रहा है। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, आराम से करेंगे, टेंशन नहीं है। जब 0 यहां जाएगा, इधर से जो बी इनपुट है ना, इस वायर के थ्रू इधर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, तो 0 इसके पास भी जाएगा और इधर से इसके पास भी जाएगा। तो एंड गेट पे 0 0 दोनों ही लो इनपुट है, तो लो मिलेगा आउटपुट में। यहाँ पे आपने नैंड गेट को ये लो दिया, इधर से हाई आएगा, तो ये नैंड गेट है। अगर एंड होता तो 0 1 पे 0 मिलता, लेकिन 0 का रिवर्स करेगा 1 दे देगा। नैंड गेट है ना, रिवर्स कर देता है। नॉर गेट पे एक 0 गया, एक 1 गया। अगर और होता है 0 1 1 होता, चूंकि नॉर है तो 1 का रिवर्स कर देगा, तो यहाँ 0 मिलेगा। तो 0 मिलेगा तो एक लाइन खींच दी आपने, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, 0 की एक लाइन ड्रॉ कर दी, 0 इनपुट। पहले रीजन की बात कर रहा हूं मैं, आराम से सीखेंगे आप, टेंशन नहीं है। देखो अब हम इस रीजन में जाएंगे, चूंकि नीचे से ऊपर गए तो ये हाई होगा। ठीक है, ओके, लेकिन ये लाइन यहां से यहां तक सेम है, देखो आप, सेम ही है यहां से यहां तक, तो ये तो 0 ही रहेगा भाई, 0 ही रहेगा। और ये वाला 1 है तो ये भी 1 है, क्योंकि इसने सिचुएशन चेंज नहीं करी है। अब देखो, इसके पास हो गया नेक्स्ट 1, इसके पास हो गया नेक्स्ट 0, सी के पास हो गया नेक्स्ट 1। आपको पता है पूरा सॉल्व नहीं करना, यहाँ तक तेल निकल जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। 2-3 स्टेप करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, उड़ा डालेंगे, हमें तुरंत पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट होने वाला है। ठीक है, देखो इस पे 1 गया, ये रहा 1, इसको 1 देंगे, ये गया 1, इस पे गया 1 इस बार। ठीक है, और इधर से B 0 था तो इस पे 0 गया, तो 1 0 एंड गेट 0 ही मिलेगा। ठीक है, इधर से 0 आ रहा है, इधर से 1 है, तो ये तो 1 ही देगा। तो इसमें फिर से 0 आया, इसमें फिर से 1 आया, और 0 1 नॉर 0 1 अगर और होता तो 1 मिलता, इसका रिवर्स फिर से 0 मिल गया। मतलब ये लाइन ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे, 0 है तो सेम लेवल पे रहेगी, 0 ही मिला। धीरे धीरे आ रहा होगा आपको, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ो, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, देखो जैसे ये नीचे टपका, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये 0 हो गया, इसके लिए नीचे से ऊपर गया तो 1 हो गया, इतने से रीजन में केवल। वो तेरी, फिर ये नीचे गया होगा तो 0 हो गया होगा, नीचे जंप किया ना, जैसे छत पे हो, नीचे आ गए तो लो, छत पे चले गए तो हाई, ऐसे समझ लो यार। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब आपने फिर से इसको क्या दिया, 0 दिया, ए को देख लो 0 दिया, बी को क्या दिया, ये बी को 1 दिया, इसको क्या दिया, 0 दिया। चलो देखो, यहां से 0 जाएगा और इधर से 1 जाएगा, तो 0 1 तो 0 ही देगा। ठीक है, फिर यहां से इस पे 1 आया और इस पे कितना दिया था तुमने, 0, तो 0 आया, तो यार 1 0 नैंड गेट है तो 0 का रिवर्स फिर से 1 दे देगा। तो इस बार आपने देखा यहाँ पे भी 0, इधर भी 0, सॉरी इधर भी 1 आया, इधर 0 आया, तो 0 1 मिलके नॉर पे फिर से रिवर्स कर देगा, 1 का 0 ही मिलेगा, तो फिर से ये लाइन सीधी जाएगी, 0 ही जाएगी। मतलब 3 इनपुट ऑलरेडी अभी तक आप यूज कर रहे हो, लाइन सीधी जा रही है क्योंकि लो इनपुट मिल रहा है, सीधी चलती रहेगी। एक और चेक कर ले, फिर टिक कर देना यार, दिख रहा होगा तुम्हें आंसर, वैसे देख के बता दो कि कौन सा है। इसमें ना तो फ्लक्चुएशन आया ही नहीं, ना तो अप गया ना डाउन गया,
है ना, फ्लक्चुएशन आया नहीं, तो स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है वही आंसर होने वाला है आपका। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लो। एक और देखते हैं, नीचे से ऊपर गया 1 हो गया, ये सेम लेवल पे 1 रहेगा, ये सेम लेवल पे 0। इस बार आपने इसको ए को क्या दिया 1, देखना ध्यान से आराम से। बी को भी क्या दिया 1 सर, तो इधर से एक 1 गया, इधर से 1 गया, तो 1 1 एंड गेट 1 देगा। ठीक है सर, 1 देगा। इधर से 1 गया और सी पे 0 था, तो 1 और 0, यहाँ से 0 1 0, अगर एंड गेट है ये, आप देख लो नैंड गेट है ये, तो 1 0 0 होता है, 0 का रिवर्स 1 मिलेगा। इधर से भी 1 आ रहा है, इधर से भी 1 आ रहा है, नॉर गेट पे 1 + 1 तो 1 होता है, चूंकि नॉर गेट रिवर्स कर तो फिर से 0 हो गया, फिर से आगे जाएगा, आगे सॉल्व करना ही नहीं, स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब आपको आउटपुट में आप देख रहे हो सीधी लाइन मिलेगी, यानी डिजिटल जो आउटपुट मिल रहा है वो सीधा मिल रहा है, स्ट्रेट मिल रहा है एकदम, और आप सॉल्व करके आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आराम से देखो, आराम से सोचो, वीडियो को दोबारा देखो, रिवाइज करके देखो, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो चुका है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप फोड़ के आना। 3 नंबर और 3 क्वेश्चंस का सवाल है यार, यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स आती है इस चैप्टर से मैक्सिमम आपके एग्जाम में, बढ़िया से सॉल्व करके आना। तो दोस्तों होप सो, मैं यहाँ पे उम्मीद लेके चल रहा हूँ यार, आप पे विश्वास रख रहा हूँ, आप बहुत मेहनत करने वाले हैं एग्जाम के लिए अपने, और उसको फोड़ के आने वाले हैं, बढ़िया से कंसेप्ट सीख के जाने वाले हैं, दम लगा के मेहनत करेंगे, आपके लिए बढ़िया कॉन्सेप्ट में लाता रहूंगा। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ डिस्कस करूंगा, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। 120 130 प्लस एटलीस्ट आप स्कोर कर सकते हैं विद इन दिस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम। ओके, तो देखते हैं, और बढ़िया से आप प्रैक्टिस करते रहना है दोस्तों। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।